देखिए, मैं कुलदीप जी की व्यथा समझता हूँ। वो यूक्रेन में हैं और उनको यूक्रेन वालों से बना के रखनी चाहिए, लेकिन मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं मिलिट्री एनालिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया की नज़रें इस युद्ध के ऊपर हैं। इसकी क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि 5 लाख यूक्रेनियन सैनिक मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं। उनका पॉपुलेशन बेस छोटा है, ठीक है, और इस पॉपुलेशन बेस से वो रशिया को मैच नहीं कर पा रहे। रशिया ने पहले बहुत कम 1.5 लाख फौज से हमला शुरू किया था। तब यूक्रेन की फौज स्टार्ट में 2.5 लाख थी। उन्होंने मोबिलाइज किया, 5 लाख तक ले आए। फिर रशिया को पड़ी बहुत भारी किल्लत। फिर रशिया ने खींच कर उन्होंने भी अपने 3 लाख रिजर्विस्ट मोबिलाइज किए और अब उन्होंने 6 लाख और मोबिलाइज कर लिए हैं। अब रूस का पलड़ा भारी पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल मोबिलाइजेशन में रूस 3 मिलियन राउंड्स पर ईयर, मेरे को तो आंकड़े देखने हैं ना साहब, 3 मिलियन आर्टिलरी राउंड्स पर ईयर मैन्युफैक्चर कर रहा है। पूरा अमेरिका और नेटो मिलकर 1 मिलियन राउंड्स पर ईयर कर रहे हैं। जितने फायर हो रहे हैं वो उतने दे नहीं पा रहे यूक्रेन को, ठीक है साहब। और फिर बीच में तो वो सेनेट ने प्रॉब्लम खड़ी करी थी, कितनी सारी शिपमेंट रुक गई, आर्टिलरी एमुनेशन बाकी वगैरह वगैरह की। मैन पावर की किल्लत है, एमुनेशन की किल्लत है। इसके चलते अब रूस की फौज हावी हो रही है। धीरे धीरे करके हर रोज पलड़ा जो है वो पलट रहा है। ये सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स आपको कह रहे हैं, चाहे आप अमेरिका के मैकग्रेगोर की बात करें, चाहे ये जो और भी जो बड़े जाने माने एक्सपर्ट हैं, वो सब कह रहे हैं कि साहब। जी सर, आप पूरी अपनी बात करिए। ये जो बात आप कह रहे हैं बहुत अहम है। ये जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत अहम है। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं एक अहम यहाँ पर एक और ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाऊंगा। सर पूरी करिए अपनी बात। तो देखिए, मैं वही कह रहा था कि रशिया ने अप्रैल 2022 में कोशिश की थी कि शांति हो जाए। बेलारूस में टॉक्स हुई, तुर्की में टॉक्स हुई। रशिया विड्रॉ करने को भी मान गया था। वो कीव के बॉर्डर से विड्रॉ कर गया। उसका इन लोगों ने तमाशा बनाया कि हार गया, पिट गया, भाग गया। उन्होंने कहा था कि साहब गुडविल जेस्चर करके हम पीछे हट रहे हैं ताकि पीस टॉक्स हो जाए। लेकिन ये अमेरिका चाहता है टू फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन, आखिरी यूक्रेनियन तक वो रूस से लड़ना चाहते हैं। तो देखिए, क्या ये अकलमंदी है यूक्रेन के लिए कि वो अपने आखिरी यूक्रेनियन को अमेरिका की हवस के लिए मरवा दें? ये बहुत अहम बात है। अमेरिका के रोल पे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में हैं, तो एक बार मॉस्को को लेकर वहां पर क्या अहम है वो दौरा, ये भी बात कर लेते हैं। क्या क्रेमलिन ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रूस दौरे को लेकर, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दुनिया को उम्मीद है कि पीएम मोदी एक बड़ा संदेश पुतिन के सामने दे सकते हैं। क्रेमलिन ने क्या कहा? पश्चिम को पीएम मोदी की रूस यात्रा से परेशानी है। पश्चिम देश इस यात्रा को ईर्ष्या से देख रहे हैं, ये दिमित्री पेस्कोव जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर संबंध पीएम मोदी की यात्रा पर पश्चिमी देशों की करीबी नजर है। पश्चिमी देशों की नजर में पीएम मोदी की इस यात्रा का बड़ा महत्व है। तो अब सवाल यह है कि मोदी की मॉस्को यात्रा से क्या वाकई पश्चिम पसोपेश में है? पश्चिम पर एक तनाव हावी है। क्या तनाव है, क्या तनाव हो सकता है, यह भी समझिए आप। टेंशन में क्यों है पश्चिम? पीएम मोदी की यात्रा को रूस एक मौके के रूप में देख रहा है। पीएम मोदी की यात्रा से पुतिन पश्चिम को एक बड़ा संदेश देंगे। रूस को अलग थलग करने के प्लान पर पानी फिरेगा। पश्चिमी देश रूस को दुनिया से अलग थलग करना चाहते हैं। पीएम मोदी की यात्रा से रूस पश्चिम को चिढ़ा सकता है। भारत रूस के दशकों पुराने रिश्ते से पश्चिम चिंतित रहता है। भारत रूस के बीच कई रक्षा समझौतों को लेकर भी पश्चिम चिंतित है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का यह आकलन है। मुझे एक चीज बताइए यहां पर मनीष, क्या वाकई वेस्ट कंट्रीज में इस बात को लेकर चिंता है कि रूस को इंडिया जो इतना समर्थन दे रहा है, या ये केवल रूस पोर्ट्रे करना चाहता है कि यहां पर इंडिया और रूस के बीच एक कहीं ना कहीं वेस्ट और इंडिया के बीच कुछ ऐसी खटपट हो? देखिए, पश्चिमी देशों में चिंता तो है ही, और चिंता तो थी। आप याद करिए जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, भारत पर कितना दबाव था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, आप रूस के साथ वैसा संबंध नहीं रखेंगे, और उसका असर दिखा भी था। भारत के भी बहुत सारे स्टेप्स में दिखे भी थे कि G20 का सम्मेलन हुआ, हमने SCO, ब्रिक्स, तमाम तरह के इवेंट्स किए थे। हमने कोशिश की थी कि इसमें रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा ना हो, वरना नियम तो यही है कि एक साल राष्ट्रपति पुतिन यहाँ आते हैं, एक साल हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं।
2021 में पुतिन आए, 2022 में हमें जाना था, हम नहीं गए क्योंकि युद्ध था। 2023 में उन्हें आना था, हमने नहीं बुलाया क्योंकि युद्ध था। लेकिन 2024 में भारत को लगा बस हो गया, बहुत हो गया, और फिर प्रधानमंत्री मोदी अब मॉस्को गए। तो पश्चिम के लिए ये एक तिलमिलाहट की बात तो है ही। अब दूसरी बात क्या है कि आज की तारीख में देखें तो पश्चिम का प्लान यही था कि रूस के साथ कोई खड़ा ना हो, लेकिन पहले चीन के राष्ट्रपति उनके साथ गए, फिर ईरान और मिडिल ईस्ट के कंट्री ने पश्चिम के उस डिक्टेट को खारिज करते हुए रूस के साथ दोस्ती बनाई। और अब भारत के होने के बाद एक बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि भारत पश्चिम का भी पार्टनर है। तो पश्चिम के पार्टनर होने के बावजूद भारत अगर अपने पुराने दोस्त रूस के साथ खड़ा होता है तो इसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व जाता है। इसलिए मैं कहता हूं मॉस्को में मोदी होंगे तो बाइडेन से लेकर जिनपिंग तक सबकी वहां नजरें होंगी। बाइडेन से लेकर जिनपिंग तक सबकी नजरें वहां पर होंगी। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ कहा जाता है कि भारत ने पिछले 2-3 सालों में, या जब से ये रूस और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, वो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में जो बैलेंसिंग एक्ट रखा है, जो डिप्लोमेसी का उन्होंने यहां पर बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, वो दुनिया उसको देख रही है। जहां पश्चिम और रूस दोनों भारत के अच्छे संबंध जिनके हैं, क्या आज के इस दौरे से भी ये बैलेंसिंग एक्ट, ये डिप्लोमेसी का जो पावर है, अभी भी बरकरार दिखता है आपको? बिल्कुल दिखता है। अगर आप गौरव एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे तेल के दाम थे, वेस्ट ने सीधा कहा था कि आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, या $60 का एक कैप लगाया था। उन्होंने उस कैप को इग्नोर किया सिर्फ इसलिए कि भारत ने कहा कि अगर आप कर देंगे तो इन्फ्लेशन तो हमारे यहाँ बढ़ेगा, आप भी बर्बाद हो जाएंगे। और उसके चलते उन्होंने कैप जो $60 का लगाया था उसको नजरअंदाज किया। आज रूस उससे ज्यादा पैसे में, डॉलर्स में भारत को या दुनिया को तेल बेच रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत बार बार ये कहता था कि ये डिप्लोमेसी से सॉल्व होना है, और उसको लेकर भारत ने बहुत एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया था कि हम ग्लोबल साउथ के लोग वेस्ट की इस लड़ाई से सहमत नहीं है, रूस से तो सहमत है ही नहीं। और इसी बीच जब आप ये कह रहे हैं तो शायद ऑप्टिक्स का ज्यादा असर डिप्लोमेसी में भी होता है। दिखाइए वो तस्वीर, एक तस्वीर हमारे पास आई है, वो तस्वीर मॉस्को से आई है, जहां पर तिरंगा और रूस का झंडा वहां के टीवी टावर पर एक साथ दिखाया गया है। और शायद ये रूस का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। मनीष, आपने ये टावर देखा होगा, ये रूस का सबसे ऊंचा टीवी टावर, जहां पर ये भारत और रूस का झंडा एक साथ दिखाया गया है। तो जिस डिप्लोमेसी की बात अभी हम लोग कर रहे थे, क्या यहां से भी एक मैसेज है? प्रोफेसर अमिताभ, एक छोटा सा रिएक्शन इस पे जल्दी से। बिल्कुल, रूस में अगर आप जाएंगे तो वहां के लोगों को भारत के प्रति श्रद्धा है, जिस तरह भारतीयों की रूस के प्रति श्रद्धा है। हाँ। हम कभी भी एक तरह के दुनिया में टेंशन होने पर एक ऑल वेदर फ्रेंड की तरह दिखते हैं, और आज भी रूस में भी वही सेंटिमेंट्स है, भारत में भी वही, और उसी का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी वहां जाके कर रहे हैं। ठीक है। जो मुझे लगता है एक सकारात्मक सोच के तहत रूस भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर होगा कि किस तरह इसको एक संतुलित समाधान की तरफ बढ़ाया जाए। एयर कमोडोर बहल, मेरे पास समय कम है, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं। नेटो समिट, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उधर जेलेंस्की नेटो समिट में जा सकते हैं। रूस के इस हमले के बाद क्या यूक्रेन की तरफ से कोई बड़ा अटैक हम देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी यूक्रेन ने मांगा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, वो शायद कभी अभी जल्दी में पूरी ना हो सके। नाटो समिट के अंदर उन्होंने मांगना है सबमरीन्स के लिए भी, यानी कि वो अपनी मांग को बढ़ा रहे हैं। और तीसरी चीज है जो पहले भी बहुत अच्छी कही गई थी, वो ये है कि इसमें 3 विलेन है। अगर हम पुतिन साहब को हटा दें तो 2 और विलेन है, और सबसे बड़ा विलेन तो जेलेंस्की है, और उससे भी बड़ा विलेन बिदेन है, जो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली रशिया को वीक करना चाहता है कंटिन्यूअसली। उसका काम वो कर रहा है थ्रू द लास्ट यूक्रेनियन, जैसे जीडी बख्शी साहब ने कहा था। तो ये युद्ध का मेजर रिस्पांस अगर करना भी है यूक्रेन को, तो वो सिर्फ ड्रोन से कर सकता है और सबमरीन से कर सकता है। इसीलिए वो चाहता है कि सबमरीन्स भी उसको दी जाए, और ये बातचीत चल रही है। मुझे नहीं लगता कि सबमरीन्स दी जाएंगी, लेकिन जो वेपन सिस्टम्स यूक्रेन को दिए गए हैं उसमें एक प्रतिबंध लगाया गया था कि डीप अटैक्स नहीं किए जाएंगे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन एरियाज और असेंबली एरियाज के ऊपर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जो ड्रोन अटैक्स किए हैं वो मॉस्को तक जाके किए हैं, और इस वजह से ये रिएक्शन आया। और ये रिएक्शन इसलिए भी आया है कि नाटो समिट से पहले पॉलिटिकल मैसेज जाए बहुत क्लियरली कि रशिया किसी भी आर्मिंग से डरेगा नहीं, और यूक्रेन जो है अब वो
बढ़ता जा रहा है अपना हार की तरफ। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी टोटल डिफीट हो जाएगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस हफ्ते में या इस महीने में या इस साल के अंदर उनको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन यूक्रेन अपने आप को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अब यूक्रेन बर्बादी की तरफ जा रहा है और यूक्रेन को बर्बादी से बचाने वाला कौन है? जल्दी से एक रिएक्शन यहां पर कुलदीप अगर आप देते हैं 20 सेकंड में। यूक्रेन वालों को किससे उम्मीदें हैं? देखिए जी, यूक्रेन वालों को तो सबसे उम्मीदें हैं कि ये कंप्रोमाइज जब होगा, और मेरे को लगता है कि 1 साल से पहले ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिएगा जो यहाँ पे बातें चलती हैं, 1 साल के अंदर अंदर ये युद्ध खत्म हो जाएगा। बाकी हमारे जो यूक्रेन के उसको विलन नहीं गिनते प्रेसिडेंट को, उसको प्रेसिडेंट की तरह से ही हम बोलते हैं। ठीक है, वो प्रेसिडेंट ही है, हमारे विलन नहीं है। बिल्कुल, आपकी पोजीशन पे हमें कोई आपत्ति नहीं। यूक्रेन के लिए वो हीरो है, पोजीशन है उस पे हमें कोई आपत्ति नहीं। आप जो कह रहे हैं यूक्रेन के लिए वो हीरो है साहब, बिल्कुल यूक्रेन वालों के लिए हीरो होंगे वो, लेकिन अब यूक्रेन वालों को ये तय करना है कि उनके हीरो उनके लिए विलेन साबित हो सकते हैं या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यूक्रेन में आज कीव पर और कुछ और शहरों पर जो भयंकर अटैक हुए हैं उनके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे थे। आगे और अपडेट आपको देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को दौरे पर हमारी नजर बनी हुई है।